तो स्टार्ट कर देते हैं फिर। तो प्यारे बच्चों, आज हम सीखते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, और अगर एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। इस तरह के टॉपिक्स देखते हैं कितना कवर हो पाता है आज। ठीक है, इस तरह से चलते जाएंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट नाउ। सबसे पहली बात, आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहोगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहोगे? भाई प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक वेक्टर है। ये क्या है? एक वेक्टर है, अ वेक्टर। अगर ये वेक्टर है तो उसमें दो चीजें हैं, एक है मैग्नीट्यूड और एक है डायरेक्शन। एक है मैग्नीट्यूड और एक है डायरेक्शन। किसी रीजन में, मान लो जिस रूम में आप बैठे हैं, उसके हर पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है और हर पॉइंट पे डायरेक्शन भी सेम है तो हम बोलेंगे उस रूम में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। हर पॉइंट पे अगर मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, दोनों सेम है, तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नहीं तो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। तो ये बोथ सेम होना चाहिए, ये और ये दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए एवरीवेयर इन द रीजन। शुड बी सेम एवरीवेयर in the row, in the region, everywhere in the region, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम हो। अगर सेम हो तो हम बोलेंगे कि भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, अगर इनमें से एक भी अलग हो गया या दोनों अलग हो गए, अलग अलग जगह पे, या तो मैग्नीट्यूड अलग है इलेक्ट्रिक फील्ड का, या डायरेक्शन अलग है, या दोनों ही अलग है, तो हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अलग अलग जगह पे या तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, या तो मैग्नीट्यूड क्या हो? डिफरेंट हो, या डायरेक्शन डिफरेंट हो। अलग अलग जगह पे अलग अलग डायरेक्शन डिफरेंट हो, या दोनों और बोथ डिफरेंट हो। तो प्यारे बच्चों, हम बोलेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलिए, ये तो अच्छी बात है भाई, हमें समझ में भी आ गया है। बहुत बढ़िया। अब हम गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, अच्छा ये बताओ मुझे कि एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, कोई चार्ज क्यों है, उसकी वजह से उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा? आपको क्या लगता है? यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा? व्हाट डू यू थिंक? पक्की बात है, वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्यों भाई? इसकी वजह से अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा तो भाई आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है, पहली बात तो k क्यू बाय आर स्क्वायर। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है। हर जगह पे अलग अलग होगा क्योंकि आर पे डिपेंडेंट है, तो मैग्नीट्यूड अलग है एक। तो इसकी वजह से हर जगह मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, आर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, दूसरी बात कि यहां पर इसलिए क्या होगा? मैग्नीट्यूड से ही पता चल गया कि नॉन यूनिफॉर्म है, मैग्नीट्यूड से पता चल गया। दूसरी बात, ठीक है, डायरेक्शन देखूं तो यहां पर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का, मान लो पॉजिटिव चार्ज है, इससे दूर की तरफ, यहां पे, यहां देखना चाहते हो इधर की तरफ, अरे भाई यहां डायरेक्शन अलग इलेक्ट्रिक फील्ड का और यहां अलग अलग है। दोनों ही अलग अलग है भाई, अलग अलग जगह पे मैग्नीट्यूड अलग है, डायरेक्शन भी अलग है, बिल्कुल ही नॉन यूनिफॉर्म है। यहां देखूं तो भाई ये डायरेक्शन होगा, तो अलग अलग जगह पे मैग्नीट्यूड अलग, डायरेक्शन भी अलग, बिल्कुल ही नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अच्छा, एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा या यूनिफॉर्म होगा? बताओ। वो भी नॉन यूनिफॉर्म होगा, ऐसे ही अलग अलग जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अलग और डायरेक्शन भी अलग। यस, एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन पे किया था ना आपने, तो देखा आपने कि भाई एक्सियल लाइन पे देखते हैं कुछ और फॉर्मूला आता है, इक्वेटोरियल लाइन पे कुछ और होता है, उसमें भी वो एक्स पे डिपेंडेंट है, डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। तो भाई डिस्टेंस अलग अलग होगा तो मैग्नीट्यूड अलग होगा, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, वो नॉन यूनिफॉर्म है।
तो एक चार्ज हो या बहुत सारे चार्जेज हो, इनकी वजह से नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ज़्यादातर केस में आपको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिलते हैं। अच्छा, तो क्या यूनिफॉर्म कब मिलेगा? यूनिफॉर्म कब मिलेगा? तो यूनिफॉर्म तब मिलेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तब मिलेगा आपको अगर मान लो दो प्लेट्स है आपके पास, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज दिया, दूसरे पे नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बीच में क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे दिखाते हैं? कैसे दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कैसे हैं? एक नंबर में बोर्ड में आ चुका है, चलो उसकी बात कर लेते हैं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता चल गया, दोनों ही कांस्टेंट हो, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो, डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो, दोनों ही कांस्टेंट हो हर जगह पे, हर पॉइंट पे, तो हम बोलेंगे उस रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय कैसे बाय क्या? पैरेलल लाइंस, या और लिखना चाहिए बाय इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस, ठीक है, पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, क्या मतलब? एक लाइन ये दिखाया, दूसरी लाइन ये दिखाया, तीसरी लाइन ये दिखाया, इस तरह से आप कुछ लाइन से दिखा दो, इनके बीच में गैप इक्वल होना चाहिए। इक्वल गैप बताता है कि हर जगह पे इक्वल मैग्नीट्यूड है, एरो बताता है कि डायरेक्शन सबका इधर ही है। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने का तरीका है। नॉन यूनिफॉर्म तो कुछ भी बन गया, इसके अलावा वो सारा नॉन यूनिफॉर्म है। अच्छा, तो दो प्लेट्स होंगे, एक पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी। हर जगह पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। ये हमें पढ़ना भी है कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है हमें, ठीक है। दूसरा, गॉस थ्योरम का यूज करके चैप्टर नंबर 1 में दो प्लेट्स के बीच में हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे कि कैसे कांस्टेंट रहता है, उसकी वैल्यू आएगी कुछ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, हम देखेंगे क्या आता है, तो वो देखेंगे। ओके बच्चों, तो अब हम चलते हैं आगे और अब देखते हैं कि अगर एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा और किस, ठीक है, कितना टॉर्क लगेगा, और आगे बात करते हैं। चलो, तो चलो लिखो हेडिंग, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या क्या बोला मैंने? एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल in uniform electric field, चलिए यहां पर देख लेते हैं भाई, चलिए देख लेते हैं। तो मान लो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे यहां पर मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर मैंने मान लिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, इनके बीच में गैप भी बराबर है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो एक डाइपोल रखा हुआ है, ऐसे मान लो एक डाइपोल रखा हुआ, ये चलो ये मान लिया। चलो यहां पर मान लो माइनस का क्यू चार्ज है और यहां पर प्लस का क्यू चार्ज है बच्चों, और ये डाइपोल लेंथ है, इनके बीच में डिस्टेंस 2a है, ये डाइपोल लेंथ है, समझना। और ये एंगल बना रहा है थीटा, ये एंगल क्या बना रहा है? थीटा बना रहा है। ओके भाई, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर होता है, और डाइपोल मोमेंट का बताया था आपको, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर है। तो डाइपोल मोमेंट को किससे दिखाते थे? Q इंटू 2a से दिखाते थे, सही है। फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के फर्स्ट वीडियो में आप देखोगे ये सारी चीजें बताई है मैंने। और इसका डायरेक्शन होता क्या है? माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो मैं यहां दिखा सकता हूं माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो ये डायरेक्शन होगा डाइपोल मोमेंट का। ये डायरेक्शन क्या होगा? डाइपोल मोमेंट का होगा। ये डायरेक्शन किसका होगा? डाइपोल मोमेंट का। तो आप देखो, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, इसका डायरेक्शन इधर है, इनके बीच में एंगल क्या है?
थीटा है इनके बीच में एंगल, बहुत बढ़िया, इनके बीच में एंगल थीटा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज रखा हुआ है, इस पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज रखा हुआ है, इस पे भी फोर्स लगेगा। भाई दोनों पे फोर्स लगने वाले हैं बच्चों। अब कितना फोर्स लगेगा किसी चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्या उससे रिलेटेड हमारे पास कोई फॉर्मूला अवेलेबल है? ठीक है, क्या हम उस फॉर्मूले से देख सकते हैं कितना फोर्स लगेगा? और दूसरा, फोर्स एक वेक्टर है, उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन जो सीखा था, उस डेफिनेशन पे हम चलते हैं और आपको बताते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डेफिनेशन सीखा था E, वो था F अपॉन में Q। अब लेकिन मैं ये चार्ज, वहां पे टेस्ट चार्ज था, यहां पे मैं कोई भी चार्ज ले लेता हूं Q। तो अब ध्यान से देखना, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये है फोर्स। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं तो यहां पर F मिलेगा बच्चों, क्या Q इंटू E मिलेगा। क्या आप लोग सहमत हैं? अब दो पॉसिबिलिटी है बच्चों। अब ये जो चार्ज होगा, अब ये कोई भी चार्ज है, टेस्ट चार्ज की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी चार्ज होगा। अब ये चार्ज जो है Q, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव हो गया Q, इफ Q इज पॉजिटिव, समझना ध्यान से, अगर Q पॉजिटिव हो गया तो मैं लिखूंगा यहां पर F इज इक्वल टू प्लस QE। और अगर Q नेगेटिव हो गया तो यहां पर लिखूंगा F जो होगा माइनस Q इंटू E। समझ में आ गया होगा आपको? तो भाई या तो चार्ज ये वाला Q पॉजिटिव होगा जो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E में है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, चलिए जी, इफ Q इज नेगेटिव, इफ Q इज नेगेटिव, ओके। तो भाई ये फॉर्मूले हैं। अब क्या होगा कि अगर यहां पर प्लस का साइन है, इसका मतलब F और E दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। तो इससे क्या पता चलता है? डायरेक्शन ऑफ F एंड E विल बी सेम, विल बी सेम, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। और अगर यहां पर नेगेटिव का साइन है, तो यहां पर अगर ये नेगेटिव का साइन है यहां पर, तो F और E का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। समझे क्या? अगर पॉजिटिव आ गया, दोनों का सेम डायरेक्शन, भाई नेगेटिव का साइन बताता है डायरेक्शन क्या होंगे? अपोजिट होंगे। तो यहां पर नेगेटिव साइन क्या बताएगा? डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। तो यहां पर E, डायरेक्शंस ऑफ E एंड F विल बी अपोजिट, विल बी अपोजिट, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा बच्चों। सही है, चलिए बात करते हैं, क्या ये पॉजिटिव चार्ज है? बताओ, है पॉजिटिव। तो भाई पॉजिटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स कितना लगेगा? Q इंटू E तो लगेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। तो ये होगा F1 मैंने माना, और ये प्लस का QE है। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही लगेगा फोर्स। तो फोर्स ऑन लिखेंगे, फोर्स ऑन चार्ज, पॉजिटिव चार्ज Q ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो होगा F1 और वो होगा QE, और यहां पर डायरेक्शन होगा। तो ये क्या है? इन द डायरेक्शन, अच्छे से लिखो, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। उसी तरह से फोर्स ऑन चार्ज माइनस Q, ठीक है। तो इस चार्ज पे फोर्स देखते हैं, किसकी वजह से? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वंस अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई ऐसा क्या होगा यहां पर? चलो बात करते हैं। तो वो F होगा माइनस QE, चलो उसको F2 मैंने मान लिया, नेगेटिव है। तो यहां पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो उससे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा फोर्स। याद रखना, उस जिधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे अपोजिट में। अगर माइनस का चार्ज है, माइनस का Q आ गया, इस नेगेटिव साइन की वजह से ये हमें पता चलता है कि E और F दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? बिल्कुल अपोजिट होगा। समझे? तो यहां पर क्या होगा बच्चे? डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, E विल बी अपोजिट, विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, टू द डायरेक्शन ऑफ E, डायरेक्शन ऑफ F विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ E, इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट होगा। तो यानी कि इधर की तरफ होगा, और ये क्या है आपका? F2 है, दिस इज F2। ये वाला फोर्स जो है ये क्या है? F2 है, जो कि माइनस का Q इंटू E है।
और ये क्या है आपका F1 है जो कि इतना है। अब इन दोनों को गौर से देखो यहां पर, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं लग रहा आपको? दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं लग रहा आपको? लग रहा है। F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड आपको सेम नहीं लग रहा क्या? बिल्कुल सेम लग रहा है। ओके, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम लग रहा है F1 और F2 का, और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, और ध्यान से देखो पैरेलल भी है। ध्यान से क्या देखें तो पैरेलल भी है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है और पैरेलल भी है। ऐसे जो दो फोर्सेज होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है और पैरेलल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कपल बोलते हैं उनको। तो आप लिख सकते हैं बच्चों क्या? द फोर्सेज F1 एंड F2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल अपोजिट एंड पैरेलल। सीधा, the forces F1 and F2 are equal, opposite and parallel, so they form a couple। वो क्या बनाएंगे? एक कपल बनाएंगे। इतना समझ में आ गया? क्या दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया? बिल्कुल ठीक है। डायरेक्शन अपोजिट है, एक इधर है एक इधर है, पैरेलल भी है, इक्वल अपोजिट और पैरेलल है, सो दे फॉर्म अ कपल। वो क्या बनाएंगे? एक कपल बनाएंगे बच्चों। और जब भी कपल बनता है नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो होगा। अब इसका नेट फोर्स जितना इधर लग रहा है उतना इधर कैंसिल हो जाएगा, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा यहाँ पर? नेट फोर्स क्या हो जाएगा? नेट फोर्स, तो ये F नेट आएगा F1 प्लस F2, समझे? और ये क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। जितना पॉजिटिव का है उतना नेगेटिव का है, कट गया और जीरो आ गया, समझे? तो यहां पर आ गया, आप लिख सकते हैं प्लस QE और माइनस का QE, तो ये कैंसिल हो गया और ये आ गया आपका जीरो। तो कपल पे हमेशा नेट फोर्स जीरो लगता है, सिर्फ यहां नहीं कहीं पर भी कपल पे हमेशा नेट फोर्स आपको जीरो ही मिलेगा। बहुत बढ़िया। कपल पे हमेशा नेट फोर्स क्या मिलेगा आपको? जीरो ही मिलेगा। बहुत बढ़िया। हाँ, टॉर्क जरूर होता है भाई, टॉर्क जरूर होता है। चलो टॉर्क निकालते हैं फिर क्या होता है। टॉर्क होता है तो कितना होगा, क्या होगा, उसकी वैल्यू देखते हैं भाई। तो टॉर्क ऑन द डाइपोल, तो क्या होगा? टॉर्क ऑन द डाइपोल, टॉर्क ऑन द डाइपोल, ठीक है, टॉर्क ऑन द डाइपोल। अब ये क्या होता है? टॉर्क को टाउ से दिखाते हैं। टॉर्क होता क्या है? किसी बॉडी पे मैंने फोर्स लगाया ऐसे, और इससे क्या हुआ? घूम गया, ये मूव नहीं हुआ, इधर से उधर नहीं चला गया, ऐसे सिर्फ घूमा है। तो किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, उससे अगर वो रोटेट हो रहा है तो हम बोलेंगे उस पर टॉर्क लगा। टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। घूमने वाला इफेक्ट फोर्स का जो होता है उसको हम टॉर्क कहते हैं। तो क्या होगा आप देख लो, यहाँ पर एक बॉडी को इधर खींचो, ठीक है, एक बॉडी को इधर खींचो, दूसरे को इधर, तो देखो घूमेगा, ये देखो घूम रहे, वास्तव में घूम रहा है ये, तो ऐसे तो घूमेगा, इस पर टॉर्क लगता है। तो टॉर्क कैसे निकालेंगे भाई? टॉर्क कपल पे कैसे निकालते हैं? क्या तरीका रहता है उसको निकालने का? तो टॉर्क जो मिलेगा टाउ, ये दोनों ही फोर्सेज का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों में से कोई एक फोर्स ले लो, तो यहां पर क्या आएगा? आइदर फोर्स। क्या आएगा? आइदर फोर्स, ठीक है, इनटू इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, तो दोनों में से कोई एक फोर्स ले लो, इनटू उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो, मल्टीप्लाई करो, बस और क्या है। तो भाई दोनों में से कोई एक ले लिया, दोनों QE है मैग्नीट्यूड, तो भाई एक का ले लिया, तो ये आ गया आपका Q इंटू E आ गया। ये क्या आ गया? Q इंटू E आ गया। ओके, Q इंटू E आ गया। दूसरा, उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है वो निकालने के लिए या तो इसको आगे प्रोड्यूस कर दो और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, या फिर जैसे मैं यहां पर करता हूं, इसको पीछे प्रोड्यूस कर दिया ऐसे, पीछे प्रोड्यूस कर दिया ऐसे, और यहां से परपेंडिकुलर मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये M है भाई, ये पैरेलल लाइन सही है, पैरेलल है, उनके बीच में डिस्टेंस आप कहीं पर भी देखो बराबर ही रहेगा। चलो मैंने यहां देख लिया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये नहीं है, ये देखो स्लांटेड है, ये स्लांटेड है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो यहां पर क्या लिखना चाहिए? चलो इसको मैंने A लिख दिया पॉइंट, इसको B लिख दिया, इसको M, तो ये BM इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
ओके अब मुद्दा ये है कि भाई बी एम कैसे निकालोगे इस वाले ट्राइंगल में, आप बी एम कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे इस वाले ट्राइंगल में बी एम, बताओ कैसे निकालोगे। तो भाई ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है ना, चलो निकाल लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज लगा लेते हैं हम लोग। तो ये परपेंडिकुलर है बी एम अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये रहा, अपॉन में हाइपोटेन्यूज ये रहा, ये है आपका ए बी। तो परपेंडिकुलर अपॉन में ए बी हाइपोटेन्यूज है, तो ये आता है आपका क्या, साइन थीटा आता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बी एम क्या मिलेगा आपको, ए बी क्या है, ए बी है ही क्या भाई, यहाँ से यहाँ तक 2a है, तो मैं यहाँ पर 2a लिख सकता हूँ इज इक्वल टू साइन थीटा। तो बी एम क्या मिलेगा आपको, 2a साइन थीटा मिलेगा, आपने ऐसा लिख दिया। चलो यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर, चलो भाई रखते हैं। तो यहाँ से टॉर्क मिल गया आपको QE इंटू यहाँ से मिलेगा आपको 2a साइन थीटा। अब यहां पर देखो Q इंटू 2a को क्या बोलते थे, डाइपोल मोमेंट बोलते थे, ये हमने सीखा था। Q इंटू 2a को क्या बोलते थे, डाइपोल मोमेंट बोलते थे। क्यों बच्चों, बोलते थे या नहीं बोलते थे, बिल्कुल बोलते थे। तो लिख देते हैं। तो P क्या होता था, कहाँ लिखूं, चलो यहां लिख देते हैं। P होता था क्या, Q इंटू 2a, तो भाई ये डाइपोल मोमेंट यहां लिख देंगे Q इंटू 2a। तो टॉर्क आ जाएगा यहां पर P और ये E और ये है साइन थीटा, ठीक है। इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, याद करो A क्रॉस B का डेफिनेशन क्या होता था, सिंपल शब्दों में लिखूं तो A क्रॉस B को आप लिखते थे A क्रॉस B ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो यहां इसकी जगह पे आप ये लिख सकते हैं, इसकी जगह पे आप ये लिख सकते हैं। तो यहां पर इन वेक्टर फॉर्म लिखना हो तो टॉर्क ऐसे एरो लगा दिया P क्रॉस E, P क्रॉस E आ जाएगा। कितनी आसानी से आ गया, नहीं बहुत आसानी से आ गया, अरे भाई वाह 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 वाह। तो टॉर्क आ गया बहुत आसानी से, P क्रॉस E आ गया बच्चों। मुझे बताओ कोई भी तकलीफ है तो बता दो, एक छोटी सी तकलीफ बता दो। टॉर्क जो आ गया वो क्या आ गया, P क्रॉस E आ गया बच्चों। इज इट ओके, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, ऐसा हो गया तो खत्म। बताओ कोई तकलीफ किसी को, किसी बच्चे को कहीं पे डाउट हो बता सकता है, शिकार किया जाएगा उसका भी डाउट का। चलो तो ऐसा हो गया, फोर्स विदाउट साइन लगाना है, यस मैग्नीट्यूड है ये, क्या है और अच्छा लिखूं मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स। तो ये बिना साइन के आएगा, मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव होता है हमेशा, मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता। ओके क्लियर हो गया। और बताओ किसी को भाई डाउट हो, और किसी बच्चे को डाउट हो, चलिए ओके। तो ये हो गया खत्म। अब हम इससे रिलेटेड देखते हैं बच्चों, स्पेशल केस देखते हैं, ठीक है। ओके ग्रेट है। तो भाई स्पेशल केस देखते हैं बच्चों, ठीक है। स्पेशल केस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो स्पेशल केस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, और चलो देख लेते हैं भाई स्पेशल केस। स्पेशल केस, तो भाई स्पेशल केस क्या होंगे, चलो देखते हैं स्पेशल केस। हाँ स्पेशल केस, तो भाई स्पेशल केस क्या होगा, नंबर 1 कि भाई अगर एक डाइपोल रखा हुआ है तो उसमें मैक्सिमम टॉर्क कितना लगेगा, सीधे मैक्सिमम की बात करते हैं, ज्यादा ज्यादा टॉर्क कितना लगेगा बताओ। तो मैक्सिमम टॉर्क, अब देखो टॉर्क का फॉर्मूला तो पी ई साइन थीटा है। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी भाई, पी और ई तो फिक्स है, सब कुछ डिपेंड करता है थीटा पे, क्योंकि टॉर्क लगाएंगे तो रोटेट हो सकता है, थीटा चेंज हो सकता है, सब कुछ थीटा पे डिपेंड करता है। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बताओ, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है भाई, 1 होती है। आपको पहले भी बता रखा है, चलो बता रखा है आपको पहले भी। अब देखो यहां पर साइन थीटा का, ये थीटा है और ये साइन है, साइन थीटा है, इसका जो ग्राफ बनता है ऐसा बनता है, आपको पता है, ये +1 और -1 के बीच में लाई करता है। तो साइन थीटा की वैल्यू हमेशा <1 होगी या =1, और -1 से ज्यादा या =1, -1 तो हमेशा इसके बीच में होता है। तो अगर मान लो इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका,
देख रहे हैं, डाइपोल ऐसे घूम घूम के परपेंडिकुलर हो जाए, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू हो जाए, और ये थीटा आपका 90 डिग्री हो जाए, तो उस समय टॉर्क लगेगा पीई साइन 90 डिग्री, पीई साइन 90 डिग्री, और ये मैक्सिमम होगा, ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि आपने मैक्सिमम वैल्यू साइन की रख दी जो कि होती है 1, तो यहां पर रख दो 1, तो ये आ गया P इंटू ई, ये तो 1 हो गया, तो 1 आ गया, बस खत्म। तो डाइपोल के ऊपर मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, किस पोजीशन में लगेगा, जब डाइपोल परपेंडिकुलर हो इलेक्ट्रिक फील्ड के, जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो मैक्सिमम टॉर्क लगता है बच्चों, और उस मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है, P इंटू ई होती है। क्या ये बात क्लियर है आपको, किसी को दिक्कत आ गया समझ में? चलिए अब 2 पॉइंट और आते हैं स्पेशल केस के, जो कहीं पर भी यूज होगा आपको, और साथ में 1 नंबर का क्वेश्चन तो सीबीएसई बोर्ड में वैसे भी बनता है, ठीक है, जब थीटा 0 डिग्री हो और 180 डिग्री हो तब की बात है। तो मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है, स्नैपशॉट आप ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं भाई, दूसरे 2 केस आपको बताते हैं बच्चों, ठीक है, फिर टॉर्क कंप्लीट। दूसरा केस स्पेशल केस नंबर 2, ये सारा स्पेशल केस चल रहा है, स्पेशल केस नंबर 2, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, भाई साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, अरे बच्चा याद है 0, साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, ये भी 0 होती है, बहुत बढ़िया, साइन 0 पे 0 और साइन 180 पे भी 0, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखते हैं कि टॉर्क, देखो यहां पर क्या आएगा, पीई साइन 0 होगा, और साइन 0 होता है 0, तो ले डूबा इसको, ले डूबा इसको भी, तो ये टॉर्क भी क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। इसका फोटो मैं बनाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ध्यान देना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इधर, और इसको आपने क्या किया, इसको घुमा करके ऐसे कर दिया, ये घुमाओगे ऐसे तो थीटा कम होता जाएगा, और एक समय आ जाएगा 0, तो मतलब कि ऐसे आ जाएगा, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू, और थीटा ये आ गया। डाइपोल मोमेंट भी देखोगे इधर ही डायरेक्शन होगा, देख रहे हो ऐसे, ये डाइपोल मोमेंट माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है, ऐसे घुमा के ऐसे हो गया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, देख रहे हैं आप, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी इधर है, तो उनके बीच में एंगल क्या हो गया, थीटा 0। जब 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनके बीच में एंगल क्या होता है, 0 डिग्री, इसलिए थीटा क्या आ गया, 0 डिग्री आ गया, बड़ा आसान था। ऐसे अब देखो नेट फोर्स 0 था, नेट फोर्स तो 0 था ही, हर केस में 0 है, डाइपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, आपने देखा ही, तो भाई इसमें टॉर्क 0 लगेगा, सॉरी नेट फोर्स 0 लगेगा, नेट फोर्स तो 0 था ही, टॉर्क भी 0 हो गया, नेट फोर्स तो था ही 0, टॉर्क भी 0 हो गया। ऐसे कंडीशन को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। तीसरा केस देखो यहां पर बच्चों, तीसरा, अगर मान लो थीटा 180 डिग्री आ जाए, साइन 180 भी 0 होता है, तो यहां पर टॉर्क आएगा पीई साइन 180 डिग्री, ठीक है। होमवर्क देता हूं, आप लोग सोचना, इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों कहा, और ये अब आ रहा है इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों कहा, ये देसी होमवर्क फॉर यू, फिर मैं बताऊंगा। तो यहां पर पीई इंटू ये आ गया माइनस, ये भी 0 होता है भाई, तो ये भी 0 हो गया, टॉर्क यहां पर भी 0 हो गया, नेट फोर्स तो 0 था ही, ठीक है, टॉर्क भी 0 आ गया, तो ये भी इक्विलिब्रियम है, लेकिन इस कंडीशन को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जब थीटा 180 डिग्री हो जाता है तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कोई नहीं पूछता कि भाई क्यों स्टेबल है, क्यों अनस्टेबल है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, सोचना, ये आपके लिए होमवर्क है। अच्छा, फोटो बना दूं मैं, फोटो बना दूं ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको घुमा दिया, यहां पर कोई एंगल है, घुमाते गए ऐसे कर दिया, तो भाई अब यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बच्चे इधर की तरफ है ई, और यहां से देखोगे, यहां से देखो ये घूम करके इधर आ गया, डाइपोल मोमेंट इधर, तो मतलब पॉजिटिव इधर आ गया और यहां माइनस का इधर चला गया, डाइपोल मोमेंट का ये डायरेक्शन। तो 2 वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उनके बीच में एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। 2 वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है आप देख रहे हैं, और डाइपोल मोमेंट इधर है, तो उनके बीच में एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा,
उनके बीच में एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहां पर इस कंडीशन को जब थीटा 0 हो जाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, थीटा जब 180 डिग्री हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये टॉपिक पूरा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सारा खत्म कर दिया, शिकार कर दिया इसका। अब आपको बताते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होगा अगर एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। लेकिन उससे पहले बता दूं आपको, अगर मान लो यही डाइपोल अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो क्या होगा। तो लिख सकते हैं आप नोट, मेरी तरफ से नोट, क्या, इफ द डाइपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, if the dipole is placed in non-uniform electric field, तो भाई क्या F1 और F2 का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो यहां पर क्या होगा, उस समय F1 कुछ होगा भाई Q इंटू E1 होगा। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या हो गया भाई, नॉन यूनिफॉर्म है, तो यहां पर इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है, मैंने मान लिया E2 है। मुझे नहीं पता मैग्नीट्यूड क्या है, यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर भी नहीं पता मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, कुछ भी हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म में। तो भाई उस कंडीशन में F1 ये है, F2 होगा कुछ माइनस Q E2, लेकिन क्या E1 E2 बराबर है, नहीं। तो यहाँ पर F नेट जब हम निकालेंगे, F1 प्लस F2 जब हम कर देंगे तो ये कुछ आएगा Q E1, ठीक है, माइनस Q E2, ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो नेट फोर्स वहां पर होगा। अगर ये डाइपोल अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो भाई यहां पर नेट फोर्स होगा और नेट टॉर्क भी होगा, नेट टॉर्क भी होगा, ये भी नॉन जीरो। नेट टॉर्क तो पहले भी था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी था, जीरो थोड़ी था टॉर्क। जीरो तो स्पेशल केस में था, जब थीटा 0 हो या 180 डिग्री हो तब हो, हमेशा 0 नहीं होता था। ठीक है, बाकी जगह टॉर्क होता था, तो टॉर्क यहां पर भी होगा, साथ में यहां पर नेट फोर्स भी 0 नहीं होगा। कब, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या, इफ द डाइपोल इज प्लेस्ड इन, क्या लिखवा था, इफ द डाइपोल इज प्लेस्ड इन, डाइपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके बच्चों, क्या ये बात क्लियर मान लो, मैं कोई दिक्कत तो नहीं, सारा धो डाला, खत्म है ये, चले ठीक है। फिर इसमें आपको आगे कैलकुलेशन कुछ नहीं करना, बस यही क्वेश्चन आता है बोर्ड में तो कि भाई टॉर्क होगा या नहीं होगा, अगर नॉन यूनिफॉर्म में रखेंगे तो क्या होगा। ठीक है, एक बच्चा पढ़ रहा है, बोला है क्वेश्चन क्या, हाँ, तो इसमें क्या होता है, अगर आपको टॉर्क देखना हो बच्चे, तो यहां पर क्या होता है कि जैसे आपने 11th में पढ़ा था कि इसके ऊपर टॉर्क अलग देखेंगे, इस पे अलग देखेंगे, मतलब फोर्स अलग देखेंगे, और एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखते हैं, मोमेंट देखते हैं एक पॉइंट के अबाउट। तो इसका फोर्स किधर लग रहा है, उसका टॉर्क किधर लग रहा है, इसका किधर लग रहा है, सभी टॉर्क हम वेक्टर सम करते हैं फिर, बट वो आपके वो उसमें आता ही नहीं है, दूर दूर तक उसका कोई नाता नहीं है। ओके अजफर, यस यस यस, अजफर ने इसका जवाब देना शुरू किया है कि भाई स्टेबल ये क्यों है, अनस्टेबल ये क्यों है। आपका जवाब काफ़ी हद तक ठीक है। एक और मैंने बहुत बढ़िया रीजन बताया था आप लोगों को, ठीक है, याद करना उसको। चलो आगे चलते हैं, आगे आज का एक और टॉपिक आज आपको करवाते हैं। क्या, इलेक्ट्रिक हो हेडिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ डाइपोल इन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ डाइपोल, क्या क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ डाइपोल। इलेक्ट्रिक, सारा इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ डाइपोल, स्टोर्ड इन अ डाइपोल। ठीक है, चलिए बात करते हैं भाई। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर, चलिए जी। और जब डाइपोल को रोटेट करते हैं,
मान लो किसी टाइम पर ये डाइपोल यहां पर है, ये माइनस क्यू हो गया और ये प्लस क्यू हो गया, 2a इनके बीच में डिस्टेंस है, डाइपोल मोमेंट ये होता है, आपको पता है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। किसी टाइम पर थीटा है, आपको रोटेट करना है, यहां ऐसे रोटेट करते जाना है किसी एंगल θ1 से θ2 तक। ठीक है, तो हम डाइपोल को रोटेट करना चाहते हैं θ1 से लेके θ2 तक। क्या करना चाहते हैं? रोटेट करना चाहते हैं। ठीक है, रोटेट करना चाहते हैं किसको? डाइपोल को। कहां से? फ्रॉम θ1 टू θ2। तो करते जा रहे हैं, करते 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 किसी टाइम पर थीटा एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो उस समय टॉर्क जो लग रहा होगा, भाई रोटेट करते जा रहे हैं, किसी टाइम पर ये डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो वहां पर उस समय टॉर्क लग रहा होगा, टॉर्क ऑन द डाइपोल, और वो डाइपोल पे टॉर्क लग रहा होगा पीई साइन थीटा। टॉर्क क्या लग रहा होगा? पीई साइन थीटा लग रहा होगा। अभी थोड़ी देर पहले ड्राइव किया हमने, वही वाला एक्सप्रेशन। बहुत बढ़िया, टॉर्क जो लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा? पीई साइन थीटा लग रहा होगा। बहुत बढ़िया, पीई साइन थीटा लग रहा होगा। बहुत बढ़िया। अब क्या होगा? अब ये बताओ, ये टॉर्क कांस्टेंट है या वेरिएबल है? इट्स वेरिएबल, इट डिपेंड्स ऑन थीटा। जब अलग अलग एंगल तक रोटेट करेंगे, थीटा अलग अलग होगा, टॉर्क वेरी होगा। तो हम देखना चाहते हैं वर्क डन क्या हुआ जब θ1 से θ2 तक रोटेट कर देंगे। पहले मान लो यहां तक था, यहां पर कोई था, डाइपोल था माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ये θ1 एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। फिर घुमा करके ले आए उसको, घुमा करके ले आए ऐसे, और मान लो ऐसे घुमा के ले आए, ये प्लस का आ गया, ये माइनस का, और ये एंगल हो गया मान लो θ2। समझ रहे हो? ये माइनस क्यू, ये ऐसे घुमा लिया, यहां से घुमा घुमा करके यहां ले आए। तो क्या होगा कि भाई वर्क का फॉर्मूला होता है बच्चों, आपने 11th में सीखा कि भाई वर्क होता है टाउ इंटू थीटा। लेकिन यहां पर टॉर्क क्या है? एक वेरिएबल है। तो हम यहां पर थोड़ा सा वर्क करेंगे dw, थोड़े से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के लिए, थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेंगे, बहुत थोड़ा सा, उसमें देखेंगे थोड़ा सा वर्क डन कितना हुआ, पूरे के लिए θ1 से θ2 तक रोटेट करने के लिए इंटीग्रेट करेंगे। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन in rotating the dipole, from θ1 to θ2। तो ये dw आएगा और वो आएगा टॉ इंटू डी थीटा। कितना? इतना टॉर्क, बहुत थोड़े से एंगल तक रोटेट करना है डी थीटा तक, तो ये आ गया भाई। अब यहां पर टॉर्क की वैल्यू रख दो, क्या है? पीई साइन थीटा है आपका, इंटू डी थीटा। तो ये dw आ गया। पूरा θ1 से लेकर θ2 तक रोटेट करना है, तो भाई कितना वर्क होगा? इंटीग्रेशन करेंगे अब हम लोग। तो टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम θ1 एंगल टू θ2, θ1 से लेके θ2 तक रोटेट करने में टोटल कितना वर्क हुआ। तो ये जो वर्क आएगा, इंटीग्रेशन करेंगे, इसमें भी जो कांस्टेंट है बाहर निकालो, पीई कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया, यहां पर आ गया साइन थीटा इंटू डी थीटा। भाई थीटा की लिमिट लिखो, थीटा कहां से कहां तक? θ1 से लेके θ2 तक चेंज हो रहा है। θ1 से लेके कहां तक चेंज हो रहा है? θ2 तक। तो यहां पर आएगा प्यारे बच्चों पीई साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? कोई मुझे बताए? माइनस का कॉस थीटा होता है, याद रखना। लिमिट लगा दो θ1 से लेके θ2 तक। तो यहां पर इस माइनस को मैं बाहर निकाल लेता हूं, माइनस पीई, तो कॉस थीटा लिमिट है θ1 से लेके θ2 तक। अब लगाओ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहां पर आएगा माइनस पीई और ये आएगा cos θ2 माइनस cos θ1। समझ रहे क्या? थीटा की जगह θ2 लिख दिया आपने, माइनस थीटा की जगह θ1 लिख दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये वर्क हुआ, ये मेहनत किया गया, इस डाइपोल को
θ1 एंगल से किसी एंगल θ2 तक रोटेट करने में ये वर्क हुआ, भाई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, रंग लाती है। तो ये स्टोर हो जाएगा इसमें, ये मेहनत, ये वर्क रोटेट करने में जो किया आपने मेहनत, इसमें इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो वी कैन राइट दिस पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द डाइपोल इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। क्या क्या लिखेंगे? दिस वर्क इज स्टोर्ड, this work is stored in the dipole in the form of potential energy, in the form of its potential energy। तो पोटेंशियल एनर्जी को U से दिखाते हैं बच्चों, और वही होगा माइनस PE cos θ2 माइनस, देख रहे हैं आप क्या लिखा हुआ है, cos θ1। सही है। दूसरी बात, चलिए इसमें भी एक स्पेशल केस कर लेते हैं, छोटा सा स्पेशल केस। खत्म हो गया वैसे तो, स्पेशल केस कर लेते हैं छोटा सा, कि मान लो अगर इनिशियली θ1 थीटा एंगल पे है, इनिशियली थीटा एंगल पर है, और थीटा कितना, वो भी 90 डिग्री पे है। तो इनिशियली डाइपोल यहां पे नहीं था, बल्कि अगर यहां पर हो, ठीक है, ये प्लस का Q और ये माइनस का Q अगर यहां पर है, ठीक है, फाइनली θ2 इज इक्वल टू, अगर थीटा है और यहां से घुमा करके थीटा एंगल तक घुमा दिया यहां तक, तो भाई क्या होगा यहां पर, यहीं से देख लेते हैं, U इज इक्वल टू माइनस PE, क्या आएगा, cos थीटा माइनस cos 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहां पर क्या आ गया, U आ गया आपका माइनस PE cos थीटा आ गया। क्या आप लोग सहमत हैं? ऐसा आ गया। और याद करो डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का क्या होता था, डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का होता था, A डॉट B क्या होता था बताओ, AB cos थीटा होता था। तो इसकी जगह आप ये लिख दो या इसकी जगह ये लिख दो, तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो U इज इक्वल टू माइनस P डॉट E, माइनस P डॉट E होगा। क्या आप लोग सहमत हैं? तो भाई ये भी हो गया, स्पेशल केस भी खत्म, सब कुछ खत्म भाई। ओके, तो इस तरह की कहानी है ये। तो आज की क्लास भी यहीं पे खत्म करते हैं। आज मिलते हैं अगली क्लास में, आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल करवाएंगे अगली क्लास में, ठीक है, और करेंगे हम क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पूरा प्रॉपर्टीज वगैरह करके अगली क्लास जो होगी वो अंतिम क्लास होगी, आराम से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। कोई बच्चा कोई डाउट पूछना चाहता है कोई? हाँ।